सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हो कैसे हो? ठीक हो ना? घर में रहो, स्वस्थ रहो. पहली तासिका में हमने पुस्तक परिचय के बारे में जानकारी ली थी. अब हम क्षेत्र अध्ययन के यानी भूगोल का पहला पाठ जो है क्षेत्र अध्ययन के बारे में हम जानकारी लेंगे. क्षेत्र और अध्ययन. क्षेत्र यानी प्रदेश या स्थान, अध्ययन यानी जानकारी प्राप्त करना. क्षेत्र यानी प्रदेश और अध्ययन यानी जानकारी प्राप्त करना. क्षेत्र अध्ययन किसे कहते हैं? तो किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से किसी स्थान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके वहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेशों का वहाँ के भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेशों की जानकारी प्राप्त करना, उसे क्षेत्र अध्ययन कहते हैं. क्षेत्र अध्ययन यानी यदि आप किसी क्षेत्र अध्ययन की यात्रा में यहाँ पर जो है कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी, विद्यालय के सभी अध्यापक उस्मानाबाद ज़िले के जो नलदुर्ग है यहाँ से यानी क्षेत्र अध्ययन के लिए उन्हें जाना है. तो यानी नलदुर्ग से रायगढ़ ज़िले के अलीबाग की ओर क्षेत्र अध्ययन हेतु इन्हें यहाँ पर जाना है. तो क्षेत्र अध्ययन अगर यानी यदि आप क्षेत्र अध्ययन जैसे क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता क्या है? तो क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता यह है भौगोलिक संकल्पना घटकों तथा प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना. दूसरा है क्षेत्र अध्ययन की सहायता से मानव और पर्यावरण का पारस्परिक संबंध की जानकारी प्राप्त करना. मानव और पर्यावरण की यानी पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त करना, ये क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता है. यानी तीसरा जो है कि क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता यह है चुने गए यानी जो क्षेत्र है वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक घटकों की जानकारी प्राप्त करना. और क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि वहाँ उस क्षेत्र अध्ययन के कारण भूगोल अध्ययन का अपेक्षाकृत आकर्षण बढ़ता है. यानी भूगोल विषय के प्रति एक तरह से आकर्षण बढ़ता है. ये जो है क्षेत्र अध्ययन की आवश्यकता है. लेकिन अगर हमें किसी स्थान पर या क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है तो उसके लिए हम लोग पूर्व तैयारी करते. उदाहरण के तौर पर अगर हम अगर यात्रा पे निकले हैं तो पहले हम तैयारी करते, या पिकनिक जाना है तो पहले हम तैयारी करते कि साथ में पानी की बोतल हो या कैमरा हो या टिफिन हो. ये पहले हम क्या करते, पूर्व तैयारी करते. वैसे ही यहाँ पर जो है कि कक्षा 10वीं के छात्र जो है यानी किसी क्षेत्र अध्ययन के लिए नलदुर्ग से रायगढ़ ज़िले के यानी रायगढ़ के ज़िले के अलीबाग की ओर यानी क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे. तो उसके लिए हमें
पहले पूर्व तैयारी करना होती है। तो पूर्व तैयारी यानी हम लोग कैसे करेंगे? यदि अगर यानी पहले हम क्षेत्र अध्ययन की पूर्व तैयारी करना है तो पहले हम स्थान निश्चित करेंगे। वो स्थान कहाँ है, या फिर उसकी दूरी कितनी है, और यानी क्षेत्र अध्ययन के लिए जहाँ पर जाना है तो वो उस स्थान की दूरी कितनी है। जहाँ पर समझो उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पर इस कक्षा 10वीं के छात्रों को अलीबाग जाना है क्षेत्र अध्ययन के लिए, वहाँ का जो समुद्री तट है तो उस समुद्री तट या वहाँ की आसपास की जो वनस्पतियाँ है या तटवर्ती प्रदेश है उसका अध्ययन करने के लिए जाना है, तो पहले वहाँ के जो लोग हैं, समझो वहाँ पर अगर ग्राम पंचायत होंगी तो वहाँ के लोगों से अनुमति लेना पड़ेगी। क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है तो पहले हमें पूर्व तैयारी में वहाँ के लोगों से अनुमति प्राप्त करना होगी। और दूसरा यह है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है तो उसके लिए हमें मानचित्र होना आवश्यक है। वहाँ जाना है तो कैसे जाना है, कितने दूर है। और दूसरा है कि वहाँ पर अगर जाना है तो महाराष्ट्र राज्य परिवहन की मंडल की जो बस है वहाँ पर उस बस की अनुमति हमें यानी प्राप्त करना होगी। दूसरा यानी क्षेत्र अध्ययन के लिए जो चुना गया स्थान है, क्षेत्र अध्ययन का उद्देश्य क्या है, जिस स्थान पर जाना है और जिस स्थान पर हमें जाना है उस स्थान की यानी हमें प्रश्नावली तैयार करना होगी। जैसे हमें नलदुर्ग से अलीबाग जाना है तो उसके लिए कुछ प्रश्न तैयार करना होंगे। कि क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है तो उसके लिए हमें पहले प्रश्न तैयार करना पड़े। और इसी तरह से यानी पूर्व तैयारी जो है, यातायात के साधन आदि बातों की जानकारी प्राप्त करना होगा। कौन से यातायात के साधन होंगे, हम अगर क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे तो उसकी तैयारी करना होगी। और दूसरा है कि यहाँ पहुँचने के लिए लगने वाला समय कितना लगेगा, इसके बारे में भी जानकारी करना आवश्यक है। और अगर जो स्थान हम चुनते हैं, समझो यहाँ पर तो नलदुर्ग से रायगढ़ जिले के अलीबाग का तटवर्ती प्रदेशों को चुना है। उदाहरण के तौर पर अगर हम यानी कारखाने का क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो अगर किसी कारखाने का क्षेत्र अध्ययन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर उसके लिए यानी प्रश्नावली किस प्रकार से यानी हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम यानी कि जैसे कारखाने की स्थापना कब हुई है, कारखाने का यानी उस क्षेत्र अध्ययन करने के लिए जा रहे तो हम पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि कारखाने की स्थापना कब हुई है, उस कारखाने में कितने कर्मचारी यानी वहाँ पर कार्यरत है, वहाँ पर कितने कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं। और उसके बाद यह है कि कारखाने में लगने वाला जो कच्चा माल है, जो भी यानी कारखाना है उस कारखाने में लगने वाला कच्चा माल वहाँ पे कहाँ से आता है। और अगला जो पॉइंट है कि उसके बाद यानी जो कारखाने से उत्पादित पक्का माल है वो बिक्री के लिए कहाँ पर भेजा जाता है, यानी आसपास में उसके लिए कहाँ पर यानी
बाजार जो है कहाँ पर है, मार्केट कहाँ पर है, इसकी सभी जानकारी यानी होना आवश्यक है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन सी सावधानी वहाँ पर है। तो कारखाने का क्षेत्र अध्ययन करने के लिए गए तो वहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वहाँ पर श्रमिकों के सुरक्षा के लिए कोई बीमा पॉलिसी है या नहीं। अगर अचानक किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए यानी किस प्रकार की सावधानी है, उनके लिए किस प्रकार का यानी प्रावधान वहाँ पर किया गया है इसकी। और जहाँ पर इस यानी जो भी फैक्ट्री है या कारखाना है, जिस कारखाने का निर्माण किया गया है, पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर वहाँ पर उस फैक्ट्री का निर्माण हुआ है या नहीं, इसके यानी सभी के बारे में जानकारी हम जो है यहाँ पर प्राप्त करेंगे। यदि यानी तो क्षेत्र अध्ययन हेतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है तो सभी विद्यार्थी जो है कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी उस्मानाबाद ज़िले के नलदुर्ग से रायगढ़ ज़िले के अलीबाग की ओर यानी क्षेत्र अध्ययन हेतु यहाँ पर जा रहे। इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस का आयोजन किया है और अध्यापकों के निर्देशानुसार यहाँ पर नियोजन किया गया है। ये जो यात्रा है क्षेत्र अध्ययन की नलदुर्ग से अलीबाग की ओर यात्रा हो रही है और यह क्षेत्र अध्ययन जाते समय यानी जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है वहाँ की भू आकृति, रास्ते से जाते समय यानी वहाँ की भूमि कैसी है, मृदा किस प्रकार की है, वहाँ के जो आदिवासी है वहाँ के मकान किस प्रकार के, वहाँ के लोग किस प्रकार के यानी पोशाक परिधान करते हैं। इस प्रकार यानी रास्ते से जाते समय, क्षेत्र अध्ययन के लिए जाते समय यहाँ पर जो छात्र हैं इस प्रकार का यानी अनुभव लेंगे। तो यानी यहाँ पर जो है कि क्षेत्र अध्ययन को जाते समय, क्षेत्र अध्ययन के लिए अगर जाना है, अध्ययन की यात्रा में शामिल हो रहे, तो कौन कौन सी प्रकार की यानी सामग्री आप साथ में लेंगे। क्षेत्र अध्ययन के लिए हम निकले हैं तो उस समय कौन कौन से प्रकार की सामग्री लेंगे। यहाँ पर इस चित्र में बताया है, देखिए कि पानी की बोतल है, दूसरा कैमरा दिया हुआ है और साथ में कैप भी है, दूरबीन है और दूसरा कि मानचित्र भी है साथ में। क्षेत्र अध्ययन के लिए हम जा रहे हैं तो साथ में मानचित्र लेकर निकले। दूसरा है कि दिशा दर्शक यंत्र भी है, यानी दिशा का भी पता चलना चाहिए, इसके लिए साथ में यानी क्षेत्र अध्ययन को जाते समय दिशा सूचक यंत्र होना चाहिए। अगर दूसरा है कि महत्वपूर्ण प्रथम उपचार पेटी साथ में होना चाहिए। तो आदि सामग्री जो है यानी क्षेत्र अध्ययन को जाते समय ये चित्र में दी हुई सभी सामग्री हम साथ में लेकर जा सकते हैं। तो क्षेत्र अध्ययन को जाते समय यानी आदि सामग्री हम यानी साथ में लेंगे। क्षेत्र अध्ययन के दौरान वहाँ पर जब हम यानी क्षेत्र अध्ययन के लिए निकले हैं
तो किन किन बातों का यानी वहाँ पर सावधानी हमें रखना है। क्षेत्र अध्ययन के लिए अगर हम जा रहे तो वहाँ जाते समय, अगर क्षेत्र अध्ययन के लिए हम जा रहे तो वहाँ उस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखेंगे। क्षेत्र अध्ययन के दौरान हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। अगर समुद्री तट पर हम जा रहे तो वहाँ पर हमारे तो हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि क्षेत्र अध्ययन को जाते समय हम इन बातों का भी पालन करेंगे कि शिक्षकों की सूचना का पालन करेंगे। और जहाँ पर हम क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे वहाँ पर उस प्रदेश में पर्यावरण की हानि न हो, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि वहाँ पर क्षेत्र अध्ययन को जिस स्थान पे जा रहे किसी प्रकार का कूड़ा करकट वहाँ पर हम नहीं फेंकेंगे। और क्षेत्र अध्ययन के दौरान शिक्षकों की सूचनाओं का पालन वहाँ पर करना होगा और स्थानीय लोगों से संपर्क करके वहाँ से जानकारी प्राप्त करेंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क करेंगे और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास यहाँ पर क्षेत्र अध्ययन के दौरान हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्र अध्ययन के दौरान यहाँ अगर मान लीजिए कि अध्यापकों ने इस अध्ययन का यहाँ पर नियोजन किया है क्षेत्र अध्ययन का, और आपको लेकिन कहा कि आप इस क्षेत्र अध्ययन के लिए जाना है तो इसका नियोजन आप कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप किस प्रकार से क्षेत्र अध्ययन का नियोजन करेंगे। तो पहले तो हमें जहाँ पर जिस स्थान पे जाना है तो स्थान निश्चित करेंगे, और दूसरा है कि वहाँ के लोगों की अनुमति लेंगे। बस से जाना है तो बस की अनुमति प्राप्त करना होगी। जिस स्थान पे जाना है उसकी समय सारणी हम तैयार करेंगे, और समय सारणी हमें इसलिए है कि कब निकलना है और कितने बजे हम पहुँचेंगे। रास्ते में जाते समय कहाँ पर हम जलपान के लिए रुकेंगे, कहाँ पर भोजन के लिए रुकेंगे, कहाँ पर हम रात में रेस्ट करेंगे जाते समय अगर दूर का सफ़र है तो इसके लिए हमें एक सूची बनाना पड़ेगी, समय सारणी बनाना होगी। तो यहाँ एक शिक्षक और बच्चों में एक वार्तालाप दिया हुआ है। पहला दिन है या ये जो क्षेत्र अध्ययन है नलदुर्ग है उस्मानाबाद ज़िले में है। उस्मानाबाद ये नलदुर्ग किला सोलापुर से जो 45 किलोमीटर के अंतर पर है। यहाँ से कक्षा 10वीं के छात्र क्षेत्र अध्ययन के लिए रायगढ़ जिले के अलीबाग ये स्थान पर निकले हैं। तो यहाँ छात्र और अध्यापकों के अंदर वार्तालाप हो रहा है। तो यहाँ पहला दिन प्रातः सुबह 6 बजे महाराष्ट्र राज्य निगम की बस आती है और उसमें सभी पूर्व तैयारी के साथ सभी बच्चों को उसमें सुरक्षित बस में बिठाया जाता है, और 6 बजे यहाँ से इनके यात्रा आरंभ होती है। अध्यापिका
कहती है अब हम नल दुर्ग से सोलापुर की ओर जा रहे हैं। सोलापुर के पास हम जलपान करेंगे। जलपान यानी स्नैक्स जो होता है, यानी नाश्ता करेंगे वहाँ पर। नलदुर्ग से सोलापुर 40-45 किलोमीटर के अंतर पर है। वहाँ पर जाकर हम 6 बजे निकले, कम से कम 7:30-8 बज जाएंगे। वहाँ जाने के बाद हम नाश्ता करेंगे और पुणे में सिंहगढ़ के पास हम दोपहर का भोजन करेंगे। पुणे से सिंहगढ़ किला जो है, हमने देखा ही है पुस्तक परिचय में कि पुणे से सिंहगढ़ किला 30 किलोमीटर के अंतर पर है। वहाँ पर जाकर हम भोजन करेंगे और पूरी यात्रा के दौरान रास्ते के दोनों ओर का निरीक्षण कर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अपने अवलोकन अपनी कॉपी में लिखिए। यानी क्षेत्र अध्ययन के लिए निकल पड़े और जाते समय रास्ते में या रास्ते के किनारे जो भी दिखता है, अलग अलग प्रकार की वो आकृति है, वनस्पति है या जो आदिवास दिखाई देते, जो भी है उनका निरीक्षण करके अपने कॉपी में लिखना है। तो जैसे अगर क्षेत्र अध्ययन के लिए जा रहे हैं हम और उस समय अगर हमें कोई जलाशय दिखाई दिया तो जलाशय का चित्र हम बस से खींच सकते हैं। ये कौन सा जलाशय है, क्या है, या रास्ते से जाते समय कोई वनस्पतियाँ दिख रही है तो उस वनस्पतियों का भी चित्र ले सकते हैं या उसके बारे में जानकारी हम अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। वहाँ की मृदा किस प्रकार की है, रास्ते से जाते समय यानी कोई मिट्टी दिखेंगी, कहीं पे काली मिट्टी होंगी, कहीं पे भूरी होंगी, तो यहाँ पर ये मृदा किस प्रकार की है। और मानव के जो आदिवास है, मकान है, किस तरह के है। अगर ढाबे के हैं, मिट्टी के हैं, तो यानी वहाँ पर क्या होंगी, कम वर्षा होती है, या ढलान वाले छत वाले हैं तो वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो ये आदिवासियों के प्रतिरूप पर यानी हम वर्षा के अंतर को समझ सकते हैं या वनस्पति के बारे में भी हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर राहुल कहता है, हाँ मैडम, यहाँ कहीं उतार चढ़ाव वाली भू आकृति है, तो कहीं समतल भूमि है, कहीं कहीं खेती भी दिख रही है। यानी राहुल कहता है कि नहीं, हाँ मैडम, यहाँ पर क्या है, कई समतल भूमि है। जैसे नलदुर्ग जो स्थान है एक मैदानी प्रदेश वाला स्थान है। सोलापुर से पूना तक, पूना का कोई हिस्सा जो है यानी ज़्यादातर समतल या मैदानी प्रदेश वाला है। तो राहुल कहता है कि हाँ ये समतल भूमि वाला प्रदेश है। हाँ, तो ये क्या है, समतल भूमि वाला प्रदेश है। दूसरा है, बाद में साक्षी कहती है, रास्ते के किनारे छोटे छोटे घर है या चाय की दुकानें भी है। रास्ते से जाते समय छोटे छोटे मकान दिखाई देते हैं, चाय की दुकानें हैं या उसमें कई पेट्रोल पंप है या कई दुकानें भी हैं। अध्यापिका कहते हैं कि हाँ, कि मीना आप बताइए मैडम, क्या आप हम ढलान वाले रास्ते से जा रहे हैं। यानी थोड़ा सा ढलान जो है सोलापुर के बाद। तो अध्यापिका, हाँ सही कहा, अब हम बालाघाट पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। बालाघाट पर्वत श्रेणी सह्याद्री पर्वत के पूर्व में फैली एक शाखा है। यहाँ पर मानचित्र में बाहर भू आकृति को देखते ही यानी आप भू संरचना में दिखने वाले परिवर्तनों को आसानी से देख सकते हैं। अब मुझे घरों और उनके प्रतिरूपों के बारे में कौन बताएगा। यानी
अध्यापक ने कहा या अध्यापक कि यहाँ पर जो मकान दिखाई दे रहे उनका अलग अलग प्रतिरूप है, उसके बारे में कौन बताएगा। यहाँ पर यानी सूरज कहता है कि मैडम, ग्रामीण भागों में रास्ते से सटे हुए घर एक पंक्ति में है। ग्रामीण भागों में रास्ते से सटे हुए लगे हुए एक से एक लगे हुए घर एक कतार में पंक्ति में दिखाई देते। इन यहाँ पर इन घरों की कुछ दीवारें पत्थरों की है, कुछ मिट्टी की है, यानी कुछ घरों के छप्पर जो हैं लकड़ी या मिट्टी से बने हुए हैं। तो इसी प्रकार से यानी यहाँ इस घरों का छत जो है दिखाई दे रहा है। रेणुका कहती है कि इस क्षेत्र में अधिकांश जगह पर घास दिखाई दे रही है जो सूखी है, कुछ स्थानों पर निष्पर्ण वृक्ष दिखाई दे रहे। यहाँ पर कुछ स्थानों पर जो है हरी घास दिखाई दे रही है, कहीं पर निष्पर्ण वृक्ष है। यानी ये क्या है, इससे यानी हमें ज्ञात होता है कि ये क्या है, कम वर्षा वाला प्रदेश है। यानी ये, और अध्यापिका कहती है सूरज, रेणुका सही उत्तर है। ऐसे घरों वाले आदिवास बस्ती या रेखीय आदिवास यहाँ पर कहला। यानी इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में देखा है। इन घरों को लकड़ी मिट्टी के छत वाले घर कहते हैं। विशिष्ट प्रकार से बनाए गए पारंपरिक यहाँ पर घर है। यह वनस्पतियाँ शुष्क प्रदेश की पर्णपाती प्रकार की है, जिसकी यानी पत्तियाँ विशिष्ट मौसम में गिर जाती है और उसके बाद कुछ समय बाद जो है कि सोलापुर आया। अध्यापक जो है, हम सोलापुर शहर में यहाँ पर आ चुके हैं और शहरी भागों में जैसे अगर सोलापुर जो है ये शहरी भाग है, यानी शहरी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और ग्रामीण भागों में जनसंख्या का घनत्व जो है कम होता है। ग्रामीण भागों में बस्तियां भी विरल होती है और शहरी भागों में बस्तियां घनी होती है। और इसी प्रकार जो है कि शहर आते ही यहाँ पर क्या है, शहरों में बहुमंजिले इमारतें होती है और ग्रामीण भागों में जो है कि एक ही मंजिला यानी एक मंजिला ही मकान होता है, जैसे छत वाले मकान और घास या फूस से बनी यानी झोपड़ियाँ होती है। जैसे यहाँ ये इमारतें सीमेंट, रेत और पानी के मिश्रण से या ईंटों की सहायता से बनाई जाती है। शहरों में जो इमारतें पक्की इमारतें होती है, ये इमारतें मिट्टी या जैसे रेत, सीमेंट या पानी के मिश्रण के द्वारा यहाँ पर ये इमारतों का निर्माण होता है। इसी तरह से यानी शहरों में रास्तों के किनारे, शहरों में जो होता है कि रास्ते के किनारे बड़े बड़े मॉल होते हैं, होटल होते हैं। वैसे ग्रामीण भागों में नहीं होता है, छोटी छोटी यानी होटल्स होती है बस। मॉल तो ग्रामीण भागों में नहीं दिखाई देते। शहरों में बड़े बड़े मॉल या उसके बाद अनेक सुविधा से युक्त ये मॉल होते हैं। ग्रामीण भागों में सभी सुविधा नहीं मिलती है। और इसके बाद जो है कुछ देर बाद यहाँ पर अनेक विद्यार्थी जो है शहरी भागों की और ग्रामीण भागों का यानी इस भिन्नता का निरीक्षण कर दोनों के जो अंतर है उसको स्पष्ट करते हैं। ग्रामीण भागों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, शहरी भागों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। यानी इस अंतर को यहाँ बताते हैं। सोलापुर शहर से बाहर जाते ही अध्यापकों ने राहुल को जलपान के पैकेट विद्यार्थियों को बांटने के लिए कहे और विद्यार्थियों ने जलपान किया।
अध्यापिका। अब हम सोलापुर शहर से बाहर निकल रहे। बच्चों, आसपास यहाँ पर जो खेती है उसको देखिए। यानी सोलापुर से बाहर निकलने के बाद बस से बच्चों को कहा कि अध्यापिका ने कि यानी रास्ते के किनारे जो खेती है उसको देखिए। आप जो देख रहे हैं उसको अपने यानी नोटबुक में नोट करके रखिए। विद्यार्थी जो है रास्ते के दोनों ओर यानी जो खेती दिखाई दे रही है उसका निरीक्षण करते हैं और अपने नोटबुक में उसका लेखन करते हैं। सावित्री कहती है, मैडम मुझे यहाँ हरे भरे खेत दिखाई दे रहे। नलदुर्ग के पास फसलें झाड़ी की तरह थी, कहीं कहीं पर गन्ने की खेती थी। यहाँ पर तो सभी जगह गन्ने ही गन्ने हैं। यानी अब हम सोलापुर से आगे निकले कि यहाँ पर क्या है, सभी तरफ यानी जो है कि गन्ने ही गन्ने दिखाई दे रहे और कि सभी तरफ यहाँ गन्ने ही गन्ने दिखाई दे रहे। गन्ने का खेत हमें दिखाई दे रहा है सोलापुर से आगे आने के बाद। और अध्यापिका कहती है कि सही कहा, नलदुर्ग के पास हमने क्या देखा था, दलहन की खेती देखी थी। वहाँ पर यानी वहाँ पर जो है कि मूंग, उड़द एवं अन्य प्रकार के दलहनों के खेत हमने वहाँ पर देखे थे। यहाँ पर क्योंकि नलदुर्ग के समीप क्या है, वर्षा कम होती है और जहाँ पर वर्षा कम होती है उन क्षेत्रों में ज़्यादातर दलहनों की खेती की जाती है। जैसे कम वर्षापन आने वाली जो फसलें हैं उनको लिया जाता है, जैसे बाजरा है, ज्वार है या मूंग है, उड़द है आदि। जो दलहन की खेती है यहाँ पर कम वर्षा वाले प्रदेशों में ली जाती है। और अध्यापिका ने कहा कि अब यहाँ सभी जगह मुख्यतः गन्ने की खेती दिखाई दे रही है। यानी गन्ने की खेती कहाँ पर होती है, जहाँ पर सिंचाई के साधन जहाँ पर उपलब्ध है। क्योंकि सोलापुर के आगे जाने के बाद वहाँ पर उजनी बांध प्रकल्प है, उजनी जलाशय प्रकल्प है और उजनी जलाशय प्रकल्प द्वारा यानी खेतों की सिंचाई की जाती है और सिंचाई के माध्यम से वहाँ पर गन्ने की खेती होती है। और गन्ने की खेती के लिए अधिक यानी पानी की आवश्यकता होती है और यहाँ पर उजनी जलाशय के द्वारा सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर अधिकाधिक सोलापुर से आगे जाने के बाद वहाँ पर सभी जगह पर गन्ने के खेत हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंचाई की सुविधा है। सावित्री कहती है, हाँ मैडम, अभी कुछ देर पहले हमने एक नहर पार की थी। अब मुझे सामने एक बड़ा यहाँ पर जलाशय दिख रहा है, यहाँ एक बांध दिख रहा है। ये कौन सा जलाशय है? मैडम कहती है, अध्यापकों ने बस चालक को इंदापुर के पास रास्ते के किनारे यहाँ पर बस रोकने के लिए कहा। सभी विद्यार्थी बस से उतरे, अध्यापकों के पास जाकर खड़े हो गए और कुछ देर यहाँ पर बस को रोक दिया गया और सभी विद्यार्थी उतरकर यानी जो शिक्षकों के पास जाकर खड़े हुए। यह जो उजनी बांध प्रकल्प दिया है, उजनी जलाशय दिया है, उजनी जलाशय जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? अगर कोई जलाशय है तो जलाशय यानी जहाँ पर बड़ा बांध बनाया गया है, जैसे वहाँ पर बहुउद्देशीय इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर लोग पर्यटक के लिए आते हैं। अगर जहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जलाशय है
तो उसका उपयोग क्या है, सिंचाई के लिए होता है। दूसरा है कि वहाँ पर विद्युत निर्माण का भी काम होता है। अगर बड़ा जलाशय है तो वहाँ पर यानी मत्स्य व्यवसाय चलता है, और उस पर दूसरा है कि वहाँ पर जलयान भी चलाए जाते हैं उस जलाशय में। और इसी तरह से यहाँ यानी अनेक अगर जलाशय है तो उद्योग धंधे वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। उन स्थानों का वहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। कि यही उद्देश्य है कि बांध यानी ये सभी उद्देश्य क्या है, यानी जलाशय के द्वारा पूर्ण होते हैं। बाद में कुछ समय के बाद यह बच्चे जो है पूजा कहती है, मैडम यह भाग तो मुझे मैदानी लग रहा है। अध्यापिका, हाँ अब मैदानी क्षेत्र से हम यहाँ से जा रहे हैं, सोलापुर से आगे आने के बाद यानी उजनी बांध जाने के बाद जो है वहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र है, और मैदानी क्षेत्र से ये आगे चल रहे हैं। यह प्रदेश जो है दक्कन के पठार का हिस्सा है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर जाएंगे, हमें कहाँ जाना है, अलीबाग की ओर जाना है, और उस्मानाबाद जो है पूर्व की ओर है, और उत्तर पूर्व से हम जैसे यानी दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहे हैं, कहाँ पर, अलीबाग की ओर। वैसे वैसे यानी जैसे जैसे हम सोलापुर से अलीबाग की ओर जाएंगे वैसे वैसे वनस्पतियों में बदलाव आता जाएगा। यहाँ आदिवासियों में भी हमें अंतर दिखाई देगा, या भूमि में या जो मृदा है, वनस्पति है, उसमें भी हमें परिवर्तन दिखाई देगा। और कुछ घंटों के बाद यानी सोलापुर से आगे यानी पुणे है, पुणे से जो हड़पसर है, हड़पसर से मुख्य रास्ता छोड़ा और पुणे से आगे यानी इन छात्रों की जो बस है सिंहगढ़ के पास, सिंहगढ़ की ओर जाने आगे बढ़ने लगी। सिंहगढ़ की तलहटी के पास अनेक छोटे बड़े होटल थे। वहाँ पर पहुँचने पर रास्ते के किनारे खुली जगह पर दोपहर का भोजन किया, और सिंहगढ़ के पास जहाँ पर खुली जगह थी वहाँ पर आने के बाद यानी सभी छात्रों ने यहाँ पर क्या किया, भोजन किया, और थोड़ी देर वहाँ पर कुछ देर तक यहाँ पर विश्राम किया। और जैसे नज़मा कहती है, जब हम नलदुर्ग के पास थे तब वह बेर एवं बबुल के वृक्ष अधिक दिखाई दे रहे थे, या कुछ अलग अलग वृक्ष दिखाई दे रहे। यानी नलदुर्ग के पास जब हम उस्मानाबाद के पास थे उस समय क्या थे, बेर और यानी बबुल के वृक्ष, यानी यहाँ पर ये काटेरी वृक्ष थे। ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पर ये वर्षा कम होती है वहाँ पर। और जैसे जैसे हम यानी उस्मानाबाद से अलीबाग की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे वनस्पतियों में भी हमें अंतर दिखाई देने लगा। आदिवासियों में, फसलों में, यानी सभी इसमें हमें अंतर दिखाई दे रहा था। और अध्यापिका बहुत खूब, नलदुर्ग पार करते समय वहाँ अर्धशुष्क प्रदेश की कांटेदार वनस्पतियाँ वहाँ पर थी। वनस्पतियों में होने वाला परिवर्तन उस प्रदेश की वृष्टि के प्रमाण का सूचक है। वनस्पति में परिवर्तन क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा में अंतर दिखाई देता है। जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर यानी घनी वनस्पति दिखाई देती है, मकानों की रचना भी अलग होती है। सभी परिवर्तन जो है हमें यानी वृष्टि के ऊपर निर्भर होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम जो है वृक्ष देख रहे हैं, इसमें अंजन है, बरगद है,
या पीपल के मुख्य पेड़ है। अब हम सिंहगढ़ के तलहटी में, जब हम सिंहगढ़ के शीर्ष पर पहुंचेंगे, सिंहगढ़ किला जो है पूना से 30 किलोमीटर के अंतर पर है। और सिंहगढ़ के किले पर हम जब जाएंगे तो उस किले पर, यानी किले पर जाने के बाद हमें सिंहगढ़ से पूना का जो खड़क वासला बांध है वो वहाँ से दिखाई देता है और पूरा पूना शहर वहाँ से हमें दिखाई देता है। और इसी तरह से यानी अब हम अपने साथ सिर्फ जो काफिला है, कलम है, दूरबीन है, कैमरा है या पानी की बोतल है या कपड़े की थैली है, अन्य साहित्य गाड़ी में ही यानी वहाँ पर रहने दे। और कुछ समय बाद जो है यानी वहाँ पर किले का दृश्य देखने के लिए बच्चे जो हैं वहाँ पर यानी इस दृश्य को देखने के लिए गए। यहाँ पर देखो वनस्पतियाँ रुष्टि की मात्रा में अंतर को दर्शाती है, यानी जहाँ पर रुष्टि अधिक होती है वहाँ पर वनस्पतियाँ जो है घनी दिखाई देती है, और जहाँ पर रुष्टि कम है वहाँ पर एक तो कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। इसी तरह से यानी कि यहाँ जब हम यानी सिंहगढ़ की प्रारंभ की तब यानी धूप अधिक थी, आकाश में बादल जो है छाने लगे थे। कुछ देर बाद यानी वर्षा आई, रास्ते में विद्यार्थियों ने वहाँ मिलने वाली उबाली हुई मूंगफलियाँ, वहाँ पर किसने छाछ पी, किसने दही ली, आदि जो यानी पदार्थ थे, आदि व्यंजन थे, उनका स्वाद यानी छात्रों ने लिया। वहाँ के जो सिंहगढ़ से अनेक प्राकृतिक दृश्यों को वहाँ से उन्होंने देखा, उनका यानी चित्र लिया, और आसपास की जो वनस्पतियाँ है, पक्षी है, दूर तक फैला हुआ पुणे शहर वहाँ से सिंहगढ़ से दिखाई दे रहा था। उस पुणे शहर का भी नज़ारा वहाँ से उन्होंने देखा। किले के विभिन्न यानी वहाँ पर सिंहगढ़ किले पे जाने के बाद अलग अलग भागों की उन्होंने यानी तस्वीरें ली। उसके बाद अध्यापकों ने उन्हें एक विशिष्ट जगह पर यहाँ पर एकत्रित होने की सूचना दी, और इसके बाद जो है वो सभी यानी छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए। अब हम सिंहगढ़ किले पर है, इस किले के बारे में यहाँ पर जानकारी यानी यहाँ पर छात्रों ने प्राप्त की। और इसी तरह से जो है कि किले पर जाने के बाद वहाँ का दृश्य यानी किस तरह से दिखाई देता है, इसके बारे में यहाँ छात्रों ने जानकारी ली। आगे और भी यानी क्षेत्र अध्ययन जो है और बाकी है, तो आगे का जो यानी बाकी जो बचा हुआ क्षेत्र अध्ययन का भाग है अगले तासिका में यानी हम देखेंगे। धन्यवाद।